वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे समान विज्ञान से संबंधित प्रश्न जो कि आपके रेलवे एग्जाम, एसएससी एग्जाम, बिहार एईडीओ एग्जाम, यूपी एग्जाम, राजस्थान एग्जाम, ऑल स्टेट जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दूध की शुद्धता या घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें लेक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आप भी हमारे साथ आंसर करते चले और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके 25 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि लेक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण है जो दूध के आपेक्षिक घनत्व को मापता है। दूध में पानी की मिलावट होने पर उसका घनत्व कम हो जाता है, जिसे लेक्टोमीटर की रीडिंग से पता लगाया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात में एक वर्ष में तय करता है। इसका उपयोग खगोलीय दूरियों जैसे तारों और आकाशगंगाओं की दूरी को मापने के लिए किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि लाइसोसोम में शक्तिशाली पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। जब कोई कोशिका क्षतिग्रस्त या पुरानी हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और ये एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचाकर नष्ट कर देते हैं। इसीलिए इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, नींबू और संतरे जैसे खट्टे फलों में कौन सा अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसमें साइट्रिक अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि साइट्रिक अम्ल एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है जो नींबू, संतरा, मौसमी जैसे खट्टे फलों में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। यही इन्हें इनका विशिष्ट खट्टा स्वाद देता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि रक्त में शर्करा यानी ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाले इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करती है? तो वह जो है वह है अग्नाशय। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं में स्थित बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का स्राव होता है। ये आपको याद रखना है, बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का स्राव होता है। इंसुलिन रक्त में मौजूद अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके लीवर और मांसपेशियों में संग्रहित करने में मदद करता है, जिससे रक्त शर्करा स्तर नियंत्रित रहता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो प्राथमिक रंग जो है वह होता है लाल, हरा और नीला। ये प्राथमिक कलर है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि प्रकाश के संदर्भ में लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग माने जाते हैं, क्योंकि इन तीनों को अलग अलग अनुपातों में मिलाकर लगभग सभी अन्य रंग बनाए जा सकते हैं। टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन इसी RGB यानी लाल, ग्रीन और ब्लू मतलब नीला मॉडल पर काम करता है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, पीतल किन धातुओं का एक मिश्र धातु है? तो पीतल जो है यह तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। इसका आप ट्रिक याद रख सकते हैं, पीताजी यानी त से तांबा और ज से जस्ता। ये पीतल का धातु का मिश्र धातु है। यहाँ पे आप व्याख्या देखेंगे कि पीतल बनाने के लिए तांबे में जस्ता मिलाया जाता है। तांबा और टीन मिलाकर कांसा बनाते हैं जो एक अलग मिश्र धातु है। हमारा अगला प्रश्न है,
अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है ग्रेगर मेंडल को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधों पर अपने प्रयोगों के माध्यम से अनुवांशिकता के बुनियादी सिद्धांतों की खोज की थी। उनके काम को बहुत बाद में मान्यता मिली, लेकिन आज उन्हें अनुवांशिकी का जनक माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार की लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है। और इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को पास की वस्तुएं को तो साफ साफ दिखती है, लेकिन दूर की नहीं, क्योंकि आँखों का लेंस को रेटिना के सामने ही फोकस कर देता है। अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को थोड़ा फैलाता है, जिससे प्रतिबिंब ठीक रेटिना पर बनता है और दोष ठीक हो जाता है। ये आपको याद रखना, निकट दृष्टि दोष में निकट की साफ साफ दिखती है, दूर की नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका सही नाम हो जाएगा रासायनिक नाम। और इसका आप व्याख्या देखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाएगा। CaSO4 12H2O इसका रासायनिक सूत्र है, जिसे जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट भी को गर्म करने पर बनाया जाता है। यहाँ पे इस कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का सूत्र याद रखिएगा, CaSO4 2H2O को गर्म करने पर बनाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब इसमें पानी मिलाया जाता है तो यह फिर से कठोर जिप्सम में बदल जाता है। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त कहाँ बनता है? तो मानव शरीर में रक्त बनता है अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि वयस्कों में रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स मुख्य रूप से बड़ी हड्डियों के अंदर मौजूद नर्म स्पंजी ऊतक, जिसे अस्थिमज्जा कहते हैं, में बनती है। इस प्रक्रिया को हेमटोपोइसिस कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, MRI का पूर्ण रूप क्या है? तो MRI का पूर्ण रूप होता है मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग। ये आपको याद रखना है, मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि MRI एक मेडिकल इमेजिंग तकनीक है जो शरीर के आंतरिक अंगों की विस्तृत तस्वीरें बनाने के लिए शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। इसमें एक्स-रे से जैसे हानिकारक विकिरण का उपयोग नहीं होता, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, जब लोहे की कील में जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है? तो उसका भार बढ़ जाता है, ये आपको याद रखना है, जब लोहे की कील में जंग लगता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, जब जंग लगने एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें लोहा हवा की ऑक्सीजन और नमी के साथ मिलकर आयरन ऑक्साइड Fe2O3 बनाता है। चूँकि इस प्रक्रिया में लोहे के साथ ऑक्सीजन का द्रव्यमान भी जुड़ जाता है, इसीलिए जंग लगी कील का कुल भार बढ़ जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो उस हार्मोन का नाम है एड्रीनलिन हार्मोन। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि एड्रीनलिन हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है। जब हम किसी खतरनाक या तनावपूर्ण स्थिति का सामना करते हैं तो यह हार्मोन रिलीज होता है, जिससे हृदय गति बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है और शरीर लड़ने या भागने के लिए तैयार हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है,
ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश की किरणें फाइबर की अतिरिक्त सतहों से बार बार टकराकर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के माध्यम से आगे बढ़ती है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का क्षय बहुत कम होता है, जिससे डेटा जैसे इंटरनेट सिग्नल को बहुत लंबी दूरी तक तेजी से भेजा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया क्या है कहलाती है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं? तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे कुछ अन्य जीव सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को पोषक तत्व ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन एक सह उत्पादक के रूप में निकलती है। दोस्तों यहाँ पे ग्लूकोज का आप सूत्र का आंसर कमेंट करेंगे, सूत्र क्या है ग्लूकोज का। हमारा अगला प्रश्न है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? यहाँ लाफिंग गैस की बात कही जा रही है, तो इसका रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि नाइट्रस ऑक्साइड एक रंगहीन गैस जिसमें सूंघने पर हल्की हंसी या उत्साह का अनुभव होती है, इसीलिए इसे लाफिंग गैस कहते हैं। इसका उपयोग दंत चिकित्सक और सर्जरी में हल्के एनेस्थेटिक बेहोशी की दवा और दर्द निवारक के रूप में भी किया जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, पेंसिल में इस्तेमाल होने वाला लेड वास्तव में क्या होता है? तो यह होता है ग्रेफाइट। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पेंसिल की नोक में शीशा बिल्कुल नहीं होता है, यह ग्रेफाइट यानी कार्बन का एक अपरूप और चिकनी मिट्टी का मिश्रण होता है। ग्रेफाइट की परतें में एक दूसरे पर आसानी से फिसलती है, जिससे यह कागज पर निशान छोड़ दे पाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो यह होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 37 डिग्री सेल्सियस। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि एक स्वस्थ वयस्क मानव शरीर का औसत समान तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। हालांकि यह दिन में के समय गतिविधि और व्यक्ति के अनुसार थोड़ा भिन्न हो सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है? यहाँ रतौंधी रोग के बारे में बोला जा रहा है, तो वह विटामिन का नाम है विटामिन ए। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि विटामिन ए हमारी आँखों के रेटिना में रेडोपिसिन नामक एक वर्णक बनाने के लिए आवश्यक है, जो कम रोशनी में देखने में मदद करता है। विटामिन ए की कमी से रेडोस्पिन का उत्पादन प्रभावित होता है, जिससे रात में या कम रोशनी में देखने में कठिनाई होती है। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो परमाणु बम जो है यह नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला पर अभिक्रिया पर आधारित है। इसमें एक भारी नाभिक जैसे यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 न्यूट्रॉनों की बमबारी से दो या अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह
कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है यह बृहस्पति है, यानी जुपिटर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका द्रव्यमान और सौरमंडल के अन्य सभी ग्रहों के कुल द्रव्यमान का लगभग 2.5 गुना है। यह एक गैस जायंट है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, हैजा और टाइफाइड रोग मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो हैजा और टाइफाइड रोग जो है मुख्य रूप से दूषित भोजन और जल से होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि हैजा यानी ब्रिबियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है, ये आपको याद रखना है। और टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। दोनों ही जीवाणु जनित रोग हैं जो मुख्य रूप से ऐसे भोजन या पानी का सेवन करने से फैलते हैं जो संक्रमित व्यक्ति के मल से दूषित हो गए हैं, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी भी तरल पदार्थ में वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है उत्प्लावन बल। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को किसी तरल पदार्थ में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोया जाता है तो उस पर की दिशा ऊपर की दिशा में एक बल लगता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। यह बल वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? तो भविष्य की धातु कहा जाता है टाइटेनियम को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है क्योंकि यह स्टील जितना मजबूत है लेकिन उससे लगभग 45% हल्का है। इसमें जंग भी नहीं लगता है। अपने इन अद्वितीय गुणों के कारण इसका उपयोग एरोस्पेस, मेडिकल इम्प्लांट्स और उच्च प्रदर्शन वाले खेल उपकरणों में किया जाता है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने आपको 25 क्वेश्चन बताए हैं। 25 क्वेश्चन में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और हमने आपको इस वीडियो में ग्लूकोज का सूत्र का भी कमेंट करने को कहा है। आंसर क्या होगा ग्लूकोज का सूत्र का, तो ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।